Okay, so a very good evening to all of you. Before I start today's discussion, just let me confirm the technicalities related with today's interaction. Is the audio quality, video quality up to the mark? अगर ठीक से आप तक आवाज पहुंच रही है, ठीक से दिख रहा है, तो either by liking this video, इस वीडियो को लाइक करो या चैट बॉक्स में जो है आप मुझे कंफर्म करो so that we can move ahead. आप तक आवाज ठीक से पहुंच रही है? वीडियो क्वालिटी इज इट अप टू द मार्क? आपको स्क्रीन ठीक से दिख रही है? Okay. Thank you for the confirmation, Jairaj, Ashutosh, Krishna, Meera, Nitesh, all of you. Thank you. And once again, a very good evening to all of you. आज के डिस्कशन में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, जो इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड, उसके साथ ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, कुछ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, कुछ एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है, और कुछ अभी का जो कोरोना क्राइसिस है और उससे रिलेटेड जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इब्राहिम रियासी, who has recently been appointed as the or who has recently been elected as the president of Iran. We are also going to discuss about rare earth elements. ये rare earth elements क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का क्या महत्व है उसको भी हम देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी, उसके साथ ही लॉस ऑफ फंक्शन थ्योरी, ये क्या चीजें हैं, इसका इस कोरोना पैंडेमिक से क्या संबंध है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लक्षद्वीप नाम का भारत का जो यूनियन टेरिटरी है, संघ जो भारत का यूनियन टेरिटरी है, उससे रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स भारत सरकार द्वारा बनाए गए और ये कंट्रोवर्सी में चले गए। तो एग्जैक्टली ये लक्षद्वीप रेगुलेशंस क्या है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की एक संस्था का निर्माण किया गया, ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, ये क्या चीज है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड इफ द टाइम परमिट्स, जाइकोव डी, ये जाइडस कैडिला नाम की जो एक कंपनी है, अहमदाबाद में बेस्ड है, तो ये जाइडस कैडिला नाम की कंपनी अभी कोरोना का एक वैक्सीन लॉन्च करने जा रही है, और इसकी कुछ खासियत है। अगर इस वैक्सीन को परमिशन मिल जाता है यूज करने के लिए, तो ये विश्व का सबसे पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये सारी क्या चीजें हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। टू स्टार्ट विद अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में जो रिसेंटली चर्चा में था, दैट वाज रिलेटेड विद इब्राहिम रयासी। हमें जैसे पता है रिसेंटली ईरान जो है, ईरान में इलेक्शंस हुए, और ये इलेक्शंस होने के बाद में इब्राहिम रियासी, ये ईरान के 8th प्रेसिडेंट, अब तक के 8वें राष्ट्राध्यक्ष बोल के चुन के आए। अगर हम ईरान की बात करते हैं तो कहने के लिए, नाम के लिए, ईरान इज रिपब्लिक इस्लाम कंट्री, रिपब्लिक इस्लामिक कंट्री, एज द नेम सजेस्ट इट इज इस्लामिक कंट्री। इसका मतलब ईरान के राज्य घटना के अनुसार, ईरान के संविधान के अनुसार उस देश का धर्म क्या है, उस देश का धर्म है इस्लाम। सो इट्स अ इस्लामिक नेशन। पाकिस्तान, इट्स अ इस्लामिक नेशन। भारत, इंडिया इज नॉट अ हिंदू नेशन, इंडिया इज नॉट अ मुस्लिम नेशन, इस्लामिक नेशन। इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। भारतीय राज्य घटना ही कहती है कि भारत इस देश का खुद का कोई धर्म नहीं, लेकिन भारत में सारे धर्म के जो लोग हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सो एज फार एज इंडियाज सेक्युलरिज्म गोज, भारत का धर्मनिरपेक्षता हम जब कहते हैं, तो भारत की धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब दो महत्वपूर्ण चीजें। एक, भारत इस राष्ट्र को खुद का कोई धर्म नहीं, स्टेट इंडिया एज अ नेशन, state does not have its own religion, and second, India give equal treatment to the people of all religions। सारे धर्म को जो है
सर्वधर्म समभाव हम जिसे कहते हैं, इन दो कंसेप्ट को लेके भारत का सेकुलरिज्म, भारत की धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, इट्स ए इस्लामिक नेशन। अगर हम ईरान की बात करेंगे, इट्स ए इस्लामिक नेशन। और ये कहते हैं कि इट इज अ रिपब्लिक इस्लामिक नेशन। द वर्ड रिपब्लिक मीन्स देर इज नो हेरिडिटरी मोनार्क। हेरिडिटरी मोनार्क यानी क्या? जैसे मराठी में हम कहते हैं राजे रजवाड़ी पद्धत, इसका मतलब किंग है, किंग के बाद में जो है उस देश का सर्वोच्च पद पर कौन बैठेगा? जो राजकुमार रहेगा, युवराज रहेगा, वो रहेगा। वो मरने के बाद कौन रहेगा? उसका बेटा, जो कोई युवराज बनेगा वो रहेगा। सो उस तरह की पद्धति अगर वहां पे है तो उसे हम कहेंगे हेरिडिटरी मोनार्च सिस्टम। वंश परंपरागत पद्धति से वहां पे जो है राजा ही उस देश का सर्वोच्च वहां पे बन जाएगा। लेकिन ईरान की हम बात करेंगे तो ईरान इज अ रिपब्लिक इस्लाम। वहां पे जो है रिपब्लिक है, इसका मतलब नो हेरिडिटरी मोनार्च। वहां पे इस तरह की राजे रजवाड़ी पद्धत आपण ज्याला म्हणतो, वंश परंपरागत पद्धतीनं असणारी राजे रजवाड़ी पद्धत, अशी पद्धत त्या ठिकाणी नसणार आहे। इसकाही मतलब देर इज नो हेरिडिटरी मोनार्च, द हाईएस्ट ऑथोरिटी वुड बी इलेक्टेड। लोग जो है चुनाव के माध्यम से उसको वहां पे चुन के देंगे। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान के राष्ट्राध्यक्ष पद का चुनाव वहां पे हुआ, और राष्ट्राध्यक्ष पद का चुनाव होने के बाद अभी ईरान के अभी के प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है इब्राहिम रियासी। एक्चुअली ईरान में पद्धत कैसी है? राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है। सो अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ उसमें टोटल 592 कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे। लेकिन ईरान में एक खासियत है, वहां पे एक गार्डियन काउंसिल नाम का एक कंसेप्ट होता है। यानी इस गार्डियन काउंसिल में 8 सदस्य होते हैं, और ये 8 सदस्य डिसाइड करेंगे कि ये मान लो जितने लोग राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए खड़ा रहना चाहते हैं उनमें से किनको अलाउ किया जाए और किसको अलाउ नहीं किया जाए। तो आउट ऑफ दीज 592 कैंडिडेट्स अल्टीमेटली ओनली 7 कैंडिडेट्स, सिर्फ 7 लोगों को जो है अलाउ किया गया इस राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए, और बाकी सारे लोगों को जो है राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उनको अलाउ नहीं किया गया। तो ये गार्डियन काउंसिल ने डिसाइड किया। तो वहां पे गार्डियन काउंसिल जो है हमेशा इस तरह का निर्णय ले सकती है। हेलो। हाँ। हाँ। हम्म, हम्म, नाही म्हणजे सध्या आता लेक्चर सुरू आहे ना, माझं ऑनलाईन लेक्चर सुरू आहे। नाही नाही नाही, माझं ऑनलाईन लेक्चर सुरू आहे सध्या। ओके ओके, ऑटोमॅटिकलीच होईल ना क्लोज, काय प्रॉब्लेम आहे त्याला, माझं जवळ नाहीये त्याच्यातलं काही। हा हा, येस येस, ओके ओके। So basically, sorry for the interruption. So basically, as I was mentioning, uh, in Iran, such kind of election is there and guardian council is there, और ये guardian council में से 592 में से सिर्फ 7 कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया ये चुनाव लड़ने के लिए, और बाकी लोगों को अलाउ नहीं किया गया। और जिनको अलाउ नहीं किया गया इसमें अभी के फिलहाल के जो ईरान के राष्ट्रपति है जिनका नाम है हसन रूहानी, हसन रूहानी को भी अलाउड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके 2 टर्म्स हो चुके हैं। इसका मतलब 2 बार वो राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं, और 2 बार से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष रहना ईरान में अलाउ नहीं किया जाता है। इसकी वजह से हसन रूहानी और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको इस राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए अलाउ नहीं किया गया, और अल्टीमेटली ये चुनाव हुआ। 7 कैंडिडेट्स इस केस में थे, और उन 7 कैंडिडेट्स में से अल्टीमेटली इब्राहिम रियासी ये ईरान के राष्ट्राध्यक्ष बोल के चुन के आए। बाय द वे इब्राहिम रियासी जो थे, इसके पहले ईरान का जो सुप्रीम कोर्ट है, ईरान का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सो ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ ईरानियन सुप्रीम कोर्ट, and after that he has contested this particular election. by the way 2016 में भी यानी हसन रूहानी जब राष्ट्रपति बन गए तो उनके खिलाफ इब्राहिम रियासी ने उस वक्त भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त वो हार गए थे और हसन रूहानी चुनाव जीत गए थे। लेकिन अब 2021 में इब्राहिम रियासी ईरान के राष्ट्राध्यक्ष बन गए। ओके, सो इज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान एंड ही वाज एक्स चीफ जस्टिस ऑफ ईरानियन सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें खासियत यह है
कि ये इब्राहिम रियासी जो थे, जैसे मैंने कहा कि पहले ये जुडिशियरी से रिलेटेड रह चुके हैं, ऑलरेडी ईरान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, एंड इन ईयर 1988 वर्ष 1988 में ईरान में ऑलमोस्ट 5000 जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन 5000 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जो है उनको एक तरीके से मृत्यु दंड दिया गया, उनको कैपिटल पनिशमेंट दी गई। क्यों? क्योंकि वो जो है इस्लामिक रूल के खिलाफ थे, क्योंकि वो जो है आयातुल्ला जो है यानी वहां के जो इस्लामिक सर्वोच्च नेता है उनके खिलाफ ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, डेमोक्रेसी की भी भाषा बोलते थे, इसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और इन 5000 लोगों के ऊपर कार्रवाई, इन 5000 लोगों को जो है मृत्यु दंड देने के लिए जिस तरह का निर्णय लिया गया, वो जो कमिटी थी उस कमिटी के एक सदस्य इब्राहिम रियासी थे। तो बहुत लोग कहते हैं कि इब्राहिम रियासी इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सन। क्यों? क्योंकि ह्यूमन राइट्स, क्योंकि यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो 5000 पीपल, 5000 पॉलिटिकल कैपिटल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, they were killed, they were assassinated by a group of, I would say, members, by a committee, जिसके एक मेंबर इब्राहिम रियासी थे। तो उसको ध्यान में लेते हुए ये इब्राहिम रियासी के खिलाफ अमेरिका ने कार्रवाई की और अमेरिका ने कहा कि फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू इब्राहिम रियासी को बैन किया जाता है, इब्राहिम रियासी को अमेरिका में आना अलाउड नहीं है, इब्राहिम रियासी मानव अधिकार हम जिसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स का उन्होंने उल्लंघन किया, इस तरह का उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। दैट्स व्हाई इब्राहिम रियासी ने अभी ईरान का राष्ट्राध्यक्ष पद उन्होंने स्वीकारा भी नहीं है। अगस्त में जो है वो ईरान के राष्ट्राध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही वो अब ईरान के ऐसे पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बैन किया हुआ है। राष्ट्राध्यक्ष बनने से पहले ही किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसको बैन कर दिया है, उसके ऊपर बंदी डाली हुई है और उसका कोरिलेशन मैंने बताया 1988 का जो कुछ सारा वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की असैसिनेशन किया गया उससे रिलेटेड ये था। बाय द वे ये जो चुनाव अभी हुए राष्ट्राध्यक्ष पद के, अनफॉर्चुनेटली उसमें कोरोना क्राइसिस है और वैसे भी जो है लोगों में बहुत सारी इंथुजियाज्म कम था इस चुनाव के बारे में। दैट्स व्हाई टोटल इलेक्टोरल वोट्स जो थे उसमें से सिर्फ 48% लोगों ने जो है इस चुनाव में हिस्सा लिया, उसमें उन्होंने जो है वहां पे अपना वोट दिया। उसमें से भी जो है बहुत सारे वोट ये वॉइड रहे, इसका मतलब जो है वो अपात्र रहे, और जितने वोट दिए गए उन वोट में से 62% वोट, ऑलमोस्ट 61.9% यानी ग्रॉसली 62% वोट इब्राहिम रियासी को मिले और इसकी वजह से ये राष्ट्राध्यक्ष पद का चुनाव वहां पे जीत गए। अब ऊपरी तौर पर जो है ये चुनाव कैसे हुए, कौन कौन था और वो बाकी सारी जानकारी मैंने आपको दी, बट क्रिटिक्स कहते हैं कि ये कहने के लिए तो चुनाव था, बट इट वाज नॉट इलेक्शन, इट वाज सिलेक्शन। व्हाई? क्योंकि अगर हम ईरान की पूरी राज्य व्यवस्था वहां पे देखते हैं तो ईरान की राज्य व्यवस्था में जिसे हम कहते हैं सुप्रीम लीडर, वहां के सुप्रीम लीडर है जिनका नाम है अयातुल्ला अली खामेनी। सो अयातुल्ला अली खामेनी जो है ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, यानी राष्ट्राध्यक्ष पद के ऊपर भी एक पद है जिसे वो कहते हैं सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता, और अयातुल्ला अली खामेनी जो कहेंगे वही बात ईरान में होगी। राष्ट्राध्यक्ष का नंबर भी जो है उनके बाद में वहां पे आता है। तो अयातुल्ला अली खामेनी के मर्जी के बिना कोई भी व्यक्ति वहां पे जो है राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकता है, और अयातुल्ला अली खामेनी के मर्जी वाला एक व्यक्ति यानी इब्राहिम रियासी को माना जाता है। इसकी वजह से ही 592 जो कंटेस्टेंट थे उनको जो है काट के इन द सेंस उनको जो है राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए अलाउ नहीं किया गया और सिर्फ 7 कैंडिडेट को ही अलाउ किया गया, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो थे वो इब्राहिम रियासी थे और वहां पे वो चुन के आ गए। अब ये इस तरह का सारा मामला वहां पे हो गया। मंथ ऑफ अगस्त में जो है ये जो इब्राहिम रियासी जो है वो शपथ लेंगे, इन द सेंस वो जो है राष्ट्राध्यक्ष पद का कारोबार वहां पे संभालेंगे। और जैसे हमें पता है फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान में एक चर्चा जो चल रही है उसका नाम है JCPOA। JCPOA इज ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इफ यू रिमेंबर इसके बारे में हमने बात की थी, विच इज नथिंग बट न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान। 2015 में
ईरान और अमेरिका के बीच में एक करार हुआ और अमेरिका ने कहा कि ईरान, आपने जो है आपके खुद के न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं बनाने चाहिए, आपने जो है अण्वस्त्र नहीं बनाने चाहिए, इससे संबंधित आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, आपके जो अण्वस्त्र बनाने से संबंधित जो अलग अलग केंद्र है, उसके ऊपर हम जो है निगरानी रखेंगे, उसके ऊपर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA उसके ऊपर निगरानी रखेगा और इस तरीके से जो है ईरान न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने के लिए प्रयत्नरत नहीं रहेगा, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा। और अगर ईरान ये बात मानता है तो ईरान के ऊपर जो अलग अलग आर्थिक निर्बंध लगाए गए थे कि ईरान का माल जो है बाकी देशों के द्वारा ना लिया जाए, ईरान जो है दूसरे देशों के साथ व्यापार ना किया जाए, ईरान में जो है अमेरिका से या बाकी राष्ट्रों से जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आए, इस तरह के अलग अलग निर्बंध जो है वो अमेरिका उनके ऊपर नहीं डालेगा। ये कब डिसाइड हुआ? 2015 में जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसको ही हम कह सकते हैं न्यूक्लियर डील बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, इसमें 2015 में ये डिसाइड हुआ था। लेकिन 2018 में क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने एक तरफा निर्णय ले लिया कि अमेरिका ईरान के साथ ये न्यूक्लियर डील नहीं करेगा। इसका मतलब अमेरिका इस करार से बाहर निकलता है और इस करार से बाहर निकलते हुए अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे आर्थिक निर्बंध लगा दिए, उनके साथ व्यापार न करना, उनको जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट न देना, उनके साथ जो है बाकी देशों को भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न करने के लिए जो है उद्युक्त करना, प्रेरित करना, जिसके माध्यम से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जो है अस्ता व्यस्त वहां पे हो जाएगी। ये निर्णय लिया था 2018 में। 2021 में हमें पता है जो बाइडन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने कहा कि हम फिर से जो 2018 में करार से बाहर निकले थे, हम फिर से ईरान के साथ चर्चा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में फिर से ईरान को किस तरीके से लाया जाए, उनके ऊपर कुछ कंडीशंस हम डालेंगे और अगर वो कंडीशंस ईरान फॉलो करता है, फुलफिल करता है, तो हम फिर से उनके ऊपर इस तरीके से एक तरह से करार करेंगे और उनके साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार दूसरे देशों को करने के लिए अलाउ करेंगे। यानी ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या ये न्यूक्लियर डील होना बहुत जरूरी है। और 2021 में ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से अमेरिका और ईरान में ये करार जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है, न्यूक्लियर डील जो है वो वहां पे हो जाएगी। तो ये बैकग्राउंड आपको ईरान और अमेरिका के संबंध के बारे में पता चाहिए। ये बैकग्राउंड आपको रिसेंटली जो ईरान के राष्ट्राध्यक्ष पद का चुनाव हुआ उससे संबंधित ये पूरा होना आपको, या इसके बारे में जानकारी होना आपको पता होना चाहिए। अब ये जो इब्राहिम रियासी है, ही इज कंसिडर्ड एज अ हार्ड लाइनर। हार्ड लाइनर यानी जो है वो पूरे पुराने इस्लामिक जो तत्व है पूरा उसको फॉलो करने में बिलीव करते हैं, रिफॉर्मिस्ट हम जिसे कहते हैं, या सुधारणावादी विचार सरणी के वो नहीं है। तो वो कहते हैं कि वेस्ट नेशन जो है, यूरोपियन नेशन जो है, अमेरिका जो है, उनके साथ संघर्ष हमारा जारी रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहां पे अल्टीमेटली बात किसकी मानी जाती है? अयातुल्ला अली खामेनी। तो अयातुल्ला अली खामेनी का ये मानना है कि ईरान के अर्थव्यवस्था को देखते हुए अमेरिका के साथ इस तरह का करार होना जरूरी है। इसकी वजह से अयातुल्ला अली खामेनी इस तरह के करार के फेवर में है। तो भविष्य में ईरान और अमेरिका के बीच में ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन फिर से रिवाइव हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी शक्यता वहां पे दर्शाई जा रही है। ओके, सो ग्रॉसली दिस इज अबाउट इब्राहिम रियासी। ये व्यक्ति चर्चा में थे, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। अब दूसरा जो टॉपिक या दूसरा जो इशू इब्राहिम रियासी के बाद में मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज रिलेटेड विद रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, दीज आर एलिमेंट्स, यानी जो है ये हमारी धरती में मिलते हैं और ये एलिमेंट जो है बड़े महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, दे आर रेयर, बहुत कम पैमाने पे वो मिलते हैं, कुछ ही जगह पर वहां पे मिलते हैं। और उन एलिमेंट्स का, उन मूल द्रव्यों का बहुत ज्यादा पैमाने पे इस्तेमाल अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एटम्स में होता है। माइक्रोचिप बनाना हम जिसे कहते हैं, या अलग अलग तरह के जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हमारे मोबाइल में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक एटम्स में किया जाता है, हमारी जो एलईडी टीवी होती है उसमें किया जाता है, जिसका इस्तेमाल डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रडार में किया जाता है, सेंसर में किया जाता है, कुछ जो हवाई जहाज होते हैं उसमें किया जाता है। सो सर्टेनली
ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर्स या अलग अलग तरह के माइक्रोचिप्स को बनाने के लिए, अलग अलग तरह के मोबाइल्स को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इन्हीं को ध्यान में लेते हुए अमेरिका और चाइना इसके बीच में पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में हमें संघर्ष वहां पे दिख रहा है। तो उस चीज से रिलेटेड भी मैं बात करूंगा, बट उसके पहले एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं जिसका फटाफट आंसर आप जो है चैट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हो। हम जो है एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि केमिस्ट्री आपने भी पढ़ा होगा और एक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न आपको आ सकता है, फटाफट आपने आंसर देना है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है हमारा, केमिस्ट्री में आपने सुना होगा पीरियोडिक टेबल, और उसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, ये सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, आपको पता है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल एज ऑन डेट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। जो आवर्त सारणी हम कहते हैं या केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल हम कहते हैं, तो पीरियोडिक टेबल के अनुसार टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 110, 115, 118, 119, 120 कितने होते हैं? यू कैन आंसर इट थ्रू द चैट बॉक्स। सिंपल क्वेश्चन, टोटल एलिमेंट्स एज पर द पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री का हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? एनीबडी? चैट बॉक्स के माध्यम से आप फटाफट आंसर लिख सकते हो। हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? Yes, so Digvijay says 108, Rishi says 118, Krishna 118, Pratiksha 118, Digvijay 118, and you are correct. The answer is 118. Total 118 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और उन 118 एलिमेंट्स में कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी है। सो देयर आर 17 मेटेलिक एलिमेंट्स which are considered as rare earth elements, जिसमें 15 लैंथेनाइड्स है जो पीरियोडिक टेबल में है, प्लस स्कैंडेनियम है एंड टीरियम है। सो हमें जो है उसका नाम या उसके केमिकल नेचर से उसका कुछ लेना देना नहीं, बट टोटल कितने एलिमेंट है विच आर कंसिडर्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स? आउट ऑफ 118, 17 एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और मैंने जैसे कहा इसका महत्व क्या है, इसका ये महत्व है कि बहुत सारे हाईटेक कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है, मैंने ऑलरेडी बताया, एलईडी टीवी होगा, हमारे मोबाइल फोन होंगे, सेलुलर फोन होंगे, इलेक्ट्रिक डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अलग अलग तरह की हमारी रडार सिस्टम होगी, अलग अलग तरह के लेजर्स होंगे, इसमें बहुत ज्यादा पैमाने पे ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। नॉट ओनली दिस, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा पैमाने पर जो अलग अलग तरह के ई व्हीकल्स है, हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जिसे कहते हैं, ई कार, बैटरी पे चलने वाली कार, करेक्ट। हमें पता है कि आने वाला जमाना जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जमाना है, यानी हम इस तरह के अलग अलग तरह के वाहन, इस तरह के व्हीकल्स बनाने वाले हैं जिसके माध्यम से कम पोल्यूशन हो, जिसके माध्यम से एनवायरमेंट की कम से कम हानि हो। और अगर ऐसे व्हीकल्स बनाना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम जिसे कहते हैं ई व्हीकल्स, भारत में भी ई व्हीकल से रिलेटेड पॉलिसी है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 की ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के अनुसार 2024 के बाद में बहुत ज्यादा पैमाने पर भारत में हमें ई रिक्शा, ई व्हीकल्स, ई स्कूटर, ई कार बड़े पैमाने पे वहां पे दिखाई देंगे। तो ये सारे जो ई व्हीकल्स है, इन ई व्हीकल्स को बनाते वक्त भी इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। सो हमने देखा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर आल्सो, स्पेशली ई व्हीकल से संबंधित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित, एंड इवन टुडे आल्सो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत बहुत जरूरी है। और हमें पता है कि टेक्नोलॉजिकली जो सुपीरियर रहेगा, जो लेटेस्ट मोबाइल बनाएगा, लेटेस्ट टीवी बनाएगा, लेटेस्ट रडार बनाएगा, लेटेस्ट लेजर इक्विपमेंट बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली विश्व में जो है टेक्नोलॉजिकली उसको सुपीरियर माना जाएगा। और ये टेक्नोलॉजिकली सुपीरियरिटी हासिल करने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो जरूरी है। और अगर हम अब तक का डेटा देखेंगे तो चाइना के पास ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा पैमाने पे उपलब्ध है। पिछले साल का यानी वर्ष 2019 का डेटा अगर वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाता है, अलग अलग तरह के मोबाइल्स बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सुपीरियर नेशन माना जाता है, उस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी वर्ष 2019 में एक
50% of its need related with rare earth elements was imported from China. यानी ये सारा बनाने के लिए जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स रहते हैं वो उसको कहां से खरीदने पड़े, वो उसको चाइना से खरीदनी पड़े। यानी अमेरिका इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन चाइना एज फार एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर कंसर्न। नॉट ओनली दैट, भविष्य में मैंने जैसे कहा कि ई व्हीकल्स की सारे विश्व में ही जरूरत पड़ने वाली है, वहां पे भी इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो बेसिकली चाइना के पास आज एज ऑन डेट चाइना के पास एक तरीके से वो महारत हासिल है, या उनके पास उनके रिसोर्सेस रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड ज्यादा होने की वजह से, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है, यानी पूरे विश्व में जो अलग अलग तरह की वस्तुएं बनती है और अलग अलग कंट्रीज में बेची जाती है, वहां पे चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। अलग अलग चीजों का निर्माण चाइना में बड़े पैमाने पे होता है। चाइना इन चीजों का निर्माण करता है, वो टीवी हो, वो मोबाइल हो, इन सारी चीजों का वो निर्माण करता है और अलग अलग देशों को वो बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, और उसके माध्यम से जो है चाइना पैसा कमाता है। इसकी वजह से ही चाइना इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। एक तरफ हमें पता है कोरोना की वजह से या बाकी अलग अलग चीजों की वजह से हमेशा अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो, बाकी देश हो, चाइना के खिलाफ जो है हमेशा कुछ ना कुछ बात वहां पे करते रहते हैं। बट डिस्पाइट ऑफ दैट चाइना का बहुत कुछ बुरा कोई कंट्री कर सकता है क्या? द आंसर इज नो, फॉर द सिंपल रीजन, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी अलग अलग वस्तुओं का निर्माण और उन चीजों को बेचना, इसमें चाइना का पूरे विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और जब तक विश्व के अलग अलग राष्ट्र, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है, यूरोपियन राष्ट्र है, जब तक चाइना को इस ग्लोबल सप्लाई चेन से बाजू नहीं हटाते हैं, तब तक चाइना का दबदबा, चाइना का वर्चस्व पूरे विश्व में इस तरीके से बढ़ता रहेगा। सो दैट्स वाई सिर्फ ये कह के नहीं चलेगा कि चाइना के घर घर में घुस के मारेंगे, या लद्दाख में जो है हमने चाइना को जशास तस प्रत्युत्तर दिला, क्विड प्रो को, ठीक है, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमने चाइना को वहां पे रोका, बट दैट मच इज नॉट सफिशिएंट। चाइना इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेयर, और चाइना को अगर हटाना है तो कॉम्प्रिहेंसिवली हमें चाइना को जो है साइडलाइन करना पड़ेगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है दैट इज रिलेटेड विद इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग। तो इस मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हटाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पे रहेगा। ओके, और अगर ये करना है तो जैसे मैंने अब तक का बताया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी बड़ा महत्व है। तो अमेरिका, यूरोप, भारत जैसे राष्ट्रों को उनके पास जो उपलब्ध रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसका एक्सप्लोरेशन, उसका उत्खनन, उससे रिलेटेड प्रोसेसिंग, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके चाइना को हम साइडलाइन करने में आने वाले सालों में सक्सेसफुल होंगे। आपके जस्ट जानकारी के लिए, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, हमें पता है कि 15 जून 2020 को गलवान इंसिडेंट हो गया, जिसमें हमारे 20 जवान वहां पे मारे गए, और भारत और चाइना में जो है बड़ा संघर्ष हमें वहां पे देखने को मिला। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि अलग अलग मीडिया चैनल में अलग अलग लोगों के द्वारा, इवन आपने भी किया होगा सोशल मीडिया में, चाइना को तो जो है हम हरा के रहेंगे, आज से जो है चाइना की एक भी चीज हम वहां पे नहीं खरीदेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। सेंटिमेंट जो है बड़े स्ट्रांग थे हमारे चाइना के खिलाफ, अच्छी बात है। बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे, मैं पिछले ही साल की बात कर रहा हूँ, कुछ बहुत पुराना नहीं जाता हूँ, यानी जब चाइना और भारत के बीच में ये संघर्ष हुआ, इतने लोगों के सेंटिमेंट्स थे कि जो है उनकी चीजें जला देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सिर्फ जो है हम मुंह से ये सारी बातें कहते हैं, ऑन ग्राउंड अगर आप देखोगे तो आपको जो है रियलिटी अलग दिखेगी। वर्ष 2020 का भारत और चीन इसके बीच में जो व्यापार हुआ, उससे संबंधित डेटा, उससे संबंधित जानकारी अभी पब्लिश हुई है। और सिर्फ स्मार्टफोन जो है उससे संबंधित एक डेटा आपके साथ में शेयर करता हूँ, वर्ष 2020 का, यानी हमारे जो मोबाइल फोन है, तो हमें पता है कि दूसरे देशों से हम वो खरीदते हैं, और हमारे सबके पास जो है ये मोबाइल फोन वहां पे है, स्मार्टफोन्स है। तो भारत में जो हमने स्मार्टफोन बाकी के पूरे अलग अलग देशों से खरीदे, ओके, तो भारत में जो हम अलग अलग देशों से मोबाइल फोन खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, पिछले साल यानी वर्ष 2019 में हम अलग अलग देशों से जो मोबाइल फोन खरीदते थे, उसमें का 71% हिस्सा, हाउ मच, 71% हिस्सा कहां से आता था? चाइना से आता था। तो हमारे स्मार्टफोन जो है, 71% of import related with smartphone is from China.
यानी चाइना ये चीजें हमको बेचता है और उसके बदले में जो है पैसा कमाता है। ये था वर्ष 2019 में। 2020 में तो झगड़ा हो गया, तो सर्टेनली जो है चाइना को जो है फटका बैठना चाहिए, चाइना का माल जो है हमने रिजेक्ट करना चाहिए। डेटा कहता है 2019 में स्मार्टफोन मार्केट में चाइना का जो है भारत में हिस्सा था 71%। 2020 में वो कम होने के बजाय बढ़ के हो गया 75%। यानी हमारे भारत में जितने सारे स्मार्टफोन इंपोर्ट होते हैं उसमें का 75% हिस्सा कहां से आता है? चाइना से। तो सिर्फ बात करने से कि चाइना को जो है हम यूं करेंगे त्यों करेंगे, चाइना को जो है हम ऐसे हटाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। देयर इज अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएटेड विद दैट। तो जब तक इसको हम बाजू नहीं हटाएंगे, जब तक हम सही मायने में आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक चाइना जैसे देश को टैकल करना भारत के लिए क्या किसी भी देश के लिए मुश्किल वहां पे जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में वहां पे लेना होगा। सो मैंने इब्राहिम रियासी के बारे में आपसे बात की, मैंने रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसका स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है उसको भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देन आई विल कम टू द थर्ड पॉइंट या थर्ड टॉपिक विच इज रिलेटेड विद गेन ऑफ फंक्शन थियरी। अब ये गेन ऑफ फंक्शन थियरी क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने जो है अगेन पिछले कुछ दिनों में वहां पे जो है अलग अलग मीडिया चैनल्स में वहां पे सुना होगा कि चाइना का जो वुहान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, तो उस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही ये कोरोना वायरस जो है वहां से निकला है। अब सचमुच में वहां से एक्सीडेंटली निकला है या वहां पे कुछ संशोधन चल रहा था उसके माध्यम से जो है चाइना ने ये वायरस बनाया है और विश्व में छोड़ा है, हमें पता नहीं, हमें उसमें जाने की भी जरूरत नहीं। बट ये सारी चर्चा में एक टर्मिनोलॉजी आपके सुनने में आई जिसे हम कहते हैं वुहान लैब लीक थ्योरी। हमें पता है चाइना के वुहान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जहां उसके पास में का जो हुबई प्रोविंस है या वहां का जो मार्केट था, वहां से सबसे पहले इस कोरोना वायरस से संबंधित महामारी की शुरुआत हुई। सो ओरिजिन कहां से हुआ? वुहान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हुआ, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। तो वहां की जो लेबोरेटरी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहां से ये लीक हुआ ऐसा कहना है। अब बेसिकली इसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो कंसेप्ट चर्चा में आया उसे हम कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन। तो व्हाट इज गेन ऑफ फंक्शन? और इसी चर्चा में एक नाम जो चर्चा में आया था उनका नाम है डॉक्टर ली जेंग ली। डॉक्टर जेंग ली, शी इज अ लेडी, शी इज ऑल्सो नोन एज बॅट वुमन। बॅट वुमन यानी क्या? बॅट यानी क्या? वटवाघूळ, मराठीमध्ये आपण ज्याला म्हणतो वटवाघूळ। और अब तक जितना कुछ संशोधन हुआ इससे हमें पता चला कि ये कोरोना नाम की जो बीमारी है ये बेसिकली ओरिजिनली एनिमल्स की है, बेसिकली बर्ड्स की है। ये बैट में सबसे पहले वहां पे पाई गई एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ह्यूमन बींग्स में आई। यानी मूलतः ये जूनोटिक डिसीज है, मूलतः ये पक्षियों का आजाद बीमारी है जो ह्यूमन बींग्स में आई। तो इन बैट से संबंधित जो अलग अलग संशोधन वहां के लेबोरेटरी में चलता था उसमें से एक लीडिंग साइंटिस्ट जो है उनका नाम है डॉक्टर जेंग ली एंड शी इज कंसिडर्ड एज बैट वुमन। क्यों? क्योंकि वो जो है उससे रिलेटेड संशोधन करती थी। तो ऐसा आरोप किया गया कि डॉक्टर जेंग ली और उनकी टीम क्या कर रही थी? ओरिजिनली बैट में जो कोरोना वायरस था जो सिर्फ उन पंछियों को ही या बैट्स को ही वहां पे बाधित करता है, इस कोरोना वायरस के सैंपल डॉक्टर जेंग ली ने लिए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस कोरोना वायरस के ऊपर संशोधन किया और संशोधन करके क्या किया? इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, ये जेनेटिक मटेरियल के ऊपर संशोधन करके इस जेनेटिक मटेरियल को जो है मॉडिफाई किया। इस जेनेटिक मटेरियल में किसके? उस वायरस के, बैट में से हमने जो कोरोना वायरस लिया उसके जेनेटिक मटेरियल में बदलाव किए और इस जेनेटिक मटेरियल में बदलाव करने की वजह से अब ये नया तरीके का वायरस तैयार हो गया जो अब ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है और इसकी वजह से सारे विश्व में मनुष्य प्राणी में ये बीमारी फैल गई। यानी मूलतः जो बैट में का कोरोना वायरस जो है वो मनुष्य प्राणी को बाधित नहीं कर सकता था, लेकिन वहां पे उसके जेनेटिक मटेरियल में बदलाव करके उसमें कुछ सडन एब्रप्ट जेनेटिक चेंजेस करके उसको ही हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन इज सडन एब्रप्ट जेनेटिक चेंजेस और ये पर्पसफुली किए गए लेबोरेटरी में, किसके द्वारा? डॉक्टर जेंग ली
और उनके टीम द्वारा, यानी क्या किया, इस वायरस के फंक्शन को गेन करने का प्रयास लेबोरेटरी में किया गया। इसी को हम कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन यानी क्या, जेनेटिक मटेरियल में बदलाव करके उस वायरस को, उस विषाणु को और घातक बनाना, उस विषाणु का स्प्रेड और कितना ज्यादा हो इसके लिए इस तरह के जेनेटिक चेंजेस करना, उस विषाणु की वजह से ज्यादा लोगों की मृत्यु कैसे हो इसके लिए प्रयत्नरत रहना, ये संशोधन जो जेनेटिक चेंजेस के माध्यम से किया जाता है उसे कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन। और ऐसा आरोप लगाया गया कि इस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में डॉक्टर जेंग ली और उनके टीम ने गेन ऑफ फंक्शन से संबंधित वहां पे संशोधन किया, और उस संशोधन की वजह से ही आइदर एक्सीडेंटली या पर्पसफुली जो कुछ वायरस तैयार हो गया, वो वायरस आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पैंडेमिक का स्वरूप धारण किया हुआ है। तो एग्जैक्टली ये गेन ऑफ फंक्शन चीज क्या होती है, वन शुड बी अवेयर अबाउट दैट। सो व्हाट इज गेन ऑफ फंक्शन? Gain of function is nothing but it is deliberately altering, it is deliberately altering, it is deliberately altering a microorganism in the laboratory by altering a gene or introducing a mutation in a pathogen to study its transmissibility, virulence यानी खतरनाक, and immunogenicity। ओके और गेन ऑफ फंक्शन का विपरीत क्या होगा? अगर लेबोरेटरी में आप इस तरह का संशोधन कर रहे हो कि उस वायरस में का जो खतरनाक वाला जीन है जिसकी वजह से वो वायरस खतरनाक है, अगर उस जीन को ही आप हटा देते हो तो क्या बनेगा? लॉस ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन यानी जेनेटिकली ऐसे चेंजेस आप लेबोरेटरी में कर रहे हो जिसकी वजह से वो वायरस खतरनाक बन रहा है। लॉस ऑफ फंक्शन यानी आप उस वायरस के जेनेटिक्स में इस तरह का चेंज कर रहे हो लेबोरेटरी में जिसकी वजह से वो कम खतरनाक बने, या उसकी जो है एक तरीके से डिसीज स्प्रेड करने की क्षमता कम वहां पे हो। यानी लेबोरेटरी में ऐसा संशोधन करना ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये संशोधन करेंगे तभी जाके तो जो है हम वैक्सीन बना पाएंगे, तभी जाके तो जो है अलग अलग बीमारियों के बारे में हमें जानकारी मिलेगा। लेकिन इस संशोधन के माध्यम से इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन, इस तरह के जैविक अस्त्र, इस तरह के वायरस हम बनाएंगे जिसके माध्यम से लाखों लोगों की जान चली जाए, तो ये संशोधन मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं। और गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी के माध्यम से ये सारा वाद विवाद हमारे सामने आया है। डॉक्टर जेंग ली, उनकी टीम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वुहान, ये सारे इसी वजह से जो है चर्चा में थे। तो एग्जैक्टली ये टर्मिनोलॉजी क्या है और ये सारा माजरा क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। जस्ट आपके जानकारी के लिए, अब आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हो रहे हैं। तो एक तरफ तो जो है हम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जो है वहां पे दाखला वहां पे देते हैं और हम कहते हैं कि वहां पे जो है ये सारा इस तरह का संशोधन चल रहा था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी से रिलेटेड, और उसके माध्यम से जो है ये सारा बायोलॉजिकल वेपन बनाने का प्रयास वहां पे किया जा रहा था। पर थोड़ा और हम जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को इस गेन ऑफ फंक्शन से संबंधित संशोधन करने के लिए जो पिछले कई सालों से चल रहा है, उसके लिए जो फंडिंग दिया जाता है, वो फंडिंग देने वाली संस्था में एक संस्था है जिसका नाम है इको हेल्थ अलायंस। ये क्या है? एक तरह की एनजीओ है, एक तरह की संस्था है जिसने क्या किया? फंडिंग दिया, पैसा दिया। $5 लाख इतना पैसा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को दिया। किस लिए? गेन ऑफ फंक्शन से संबंधित संशोधन करने के लिए। अब सही मामला यह है कि इस इको हेल्थ अलायंस को पैसा किसने दिया? इको हेल्थ अलायंस को पैसा दे दिया एनएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जिक एंड इंफेक्शियस डिसीज इन अमेरिका। अमेरिका की जो एलर्जिक एंड इंफेक्शियस डिसीजेस से संबंधित संशोधन करने वाली जो संस्था है, उस संस्था ने इको हेल्थ अलायंस को पैसा दिया और इको हेल्थ अलायंस ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को पैसा दिया, जिसका उपयोग उन्होंने इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन अगर है तो, या इस तरह के गेन ऑफ फंक्शन से संबंधित रिसर्च करने के लिए। स्टोरी अभी यही खत्म नहीं हुई। इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जिक एंड इंफेक्शियस डिसीजेस के जो मुख्य है उनका नाम है डॉक्टर एंथनी फॉची। डॉक्टर एंथनी फॉची
और ये एंथनी फॉची कौन है? ये एंथनी फॉची वही है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चीफ साइंटिफिक सलाहकार एडवाइजर है। यानी अमेरिका की पॉलिसी कोरोना के खिलाफ कैसे हो, अमेरिका के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइजर, चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कौन है? डॉक्टर एंथनी फॉची। सो एक तरफ तो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है चाइना के खिलाफ है, अमेरिका जो है ये करेगा वो करेगा, और दूसरी तरफ ये सारी अगर लिंक्स हम वहां पे देखते हैं तो डॉक्टर एंथनी फॉची का ही इनडायरेक्टली रोल कहीं ना कहीं इस गेन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड संशोधन में है कि क्या, इस तरह के प्रश्न भी वहां पे। सो बेसिकली हमें इसके पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, बट ग्राउंड रियलिटी ऐसी है, वेदर इट इज चाइना और अमेरिका और एनी डेवलप्ड नेशन, अलग अलग राष्ट्र अपनी सुरक्षितता के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने को सुपीरियर बनाने के लिए अलग अलग तरह के संशोधन करते हैं। बायोलॉजिकल वेपन से संबंधित भी इस तरह का संशोधन अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, जापान भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ चाइना में ही ये हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि चाइना ने उस तरह का, जिसे हम कह सकते हैं कि बायो सेफ्टी लेवल्स जिस तरह के मेंटेन करनी चाहिए वो उन्होंने मेंटेन नहीं किए, या चाइना ने जो है ये पर्पसफुली बना के वहां पे जो है पूरे ह्यूमैनिटी को ही नुकसान हो इस तरह का काम वहां पे किया। तो संशोधन तो सारे करते हैं, बट उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये जो है हर एक राष्ट्र के कॉन्शियस पे, हर एक राष्ट्र के मोरालिटी पे, वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। और चाइना इसी वजह से वहां पे उसके खिलाफ विश्व द्वारा उंगलियां वहां पे उठाई जा रही है। तो ये सारी चर्चा में गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, ये थेरी या ये कंसेप्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या है ये भी आपको पता चाहिए। सो इब्राहिम रियासी, ईरान के प्रेसिडेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उसका टेक्नोलॉजी में, माइक्रोचिप्स में, डिफेंस में कैसे महत्व है वो हमने समझा, एंड गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी उसको हमने वहां पे समझने की कोशिश की। ओके, अब ये समझने के बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज रिलेटेड विद लक्षद्वीप से रिलेटेड एक कुछ रेगुलेशंस या कुछ वहां पे जो है महत्वपूर्ण निर्देश, कुछ कानून वहां पे बनाया गया जिसकी वजह से सारा मामला चर्चा में आया था, कंट्रोवर्सी में आया था। सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बिफोर मूविंग टू लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी और उससे रिलेटेड डिस्कशन करने से पहले बड़ा सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं जो फटाफट आप चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर कर देना कि एज ऑन डेट, मान लो टुडे इज 23 जून 2021, भारत में कितने यूनियन टेरिटरीज है? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने? फटाफट आंसर आप लिख दो। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 6, 7, 8, 9। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? इतनी देर में तो गूगल हो जाता है, फट से आंसर लिख देना चाहिए आपने। करेक्ट। सो देर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि हमें पता है रिसेंटली अभी क्या हुआ है वहां पे एक, जस्ट अ मिनट। सो रिसेंटली हमें पता है, रिसेंटली यानी उसको भी अब 5 अगस्त 2019 को यह निर्णय लिया गया था, आर्टिकल 370 हटाया गया था। और आर्टिकल 370 हटाने के बाद में हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले राज्य था उसका भी विभाजन करके उसमें से हमने 2 एडिशनल यूनियन टेरिटरीज बना दी। और वो यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं? एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दे आर यूनियन टेरिटरीज। So as on date, there are total 8 union territories. टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज भारत में है। वो कौन से हैं? एक जम्मू एंड कश्मीर, 2 लद्दाख, 3 चंडीगढ़ जो पंजाब की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है, और चंडीगढ़ इटसेल्फ, सो चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी। दिल्ली इट्स ए यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें से सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर जो पहले था अभी यानी यूनियन टेरिटरी बन गया, एंड दिल्ली अब जम्मू एंड कश्मीर में फिलहाल नहीं लेकिन भविष्य में इसको राज्य का दर्जा देने की मांग वहां पे हो रही है। तो यहाँ पे भी चुनाव होंगे और यहाँ पे विधानसभा होगी, दिल्ली में भी विधानसभा, यानी ये दोनों यूनियन टेरिटरी होते हुए भी यहाँ पे विधानसभा होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव,
ये भी यूनियन टेरिटरी है। अब यहाँ पे केरला के पास में आपको जो है लक्षद्वीप नाम का आइलैंड, लक्षद्वीप नाम का यूनियन टेरिटरी आपको दिखेगा। पुदुचेरी ये भी जो है यूनियन टेरिटरी है, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो अंडमान एंड निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे 8 यूनियन टेरिटरीज भारत में है। और इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से, केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे छोटा अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो दैट इज लक्षद्वीप। सो लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। हार्डली उसकी पॉपुलेशन 70,000 है। पिछले साल का 2011 का अगर हम सेंसस देखेंगे तो उसके अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या सिर्फ 70,000 है। ओके, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन लक्षद्वीप इज मुस्लिम। अब इसका क्या महत्व है थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। सो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन लक्षद्वीप इज मुस्लिम। और जैसे मैंने कहा ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो मुख्यतः जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, हमारा जो गृह मंत्रालय है भारत सरकार का, सो गृह मंत्रालय के माध्यम से वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। करेक्ट। सो केंद्र सरकार एक एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में जैसे गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वैसे केंद्र शासित प्रदेश में जो है लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा उसकी नियुक्ति होती है, और इस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा वहां का सारा कारोबार, वहां का सारा प्रशासन वहां पे चलाया जाता है। अभी फिलहाल के लिए केंद्र शासन ने इस लक्षद्वीप में प्रफुल्ल खोड़ा पटेल नाम के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको वहां पे लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर बोल के, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बोल के वहां पे भेजा है। ओके, सो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एट लक्षद्वीप। और उन्होंने रिसेंट टाइम में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, कुछ महत्वपूर्ण नियम वहां पे लक्षद्वीप के लिए लगाए, जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्शियल बन गए, जिसकी वजह से अलग अलग तरह का वाद विवाद वहां पे निर्माण हुआ। तो एग्जैक्टली वो क्या चीज है उसको ही हम समझने की कोशिश करेंगे, बट जस्ट रिलेटेड विथ लक्षद्वीप थोड़ा सा एक बेसिक जनरल नॉलेज हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे मैंने बताया कि ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, हार्डली 70,000 पॉपुलेशन है, जिसमें मैक्सिमम मुस्लिम्स है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इस यूनियन टेरिटरी का कारोबार चलाया जाता है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल अभी वहां के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। और इस लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवराती। कवराती ये लक्षद्वीप की कैपिटल है। एंड बेसिकली ये लक्षद्वीप क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, टोटल 36 आइलैंड्स, 36 द्वीप बेटो, 36 वहां पे जो है द्वीप है, आइलैंड्स है, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स है। और इन आइलैंड्स को जो है 3 ग्रुप में वहां पे डिवाइड किया गया है, एंड दीज आर अटोल। दीज आर अटोल, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है। अटोल यानी क्या, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब ये आइलैंड यानी जब हम कहते हैं आइलैंड है, इसका मतलब सारी तरफ से पानी ही पानी है। सो इट इज अ काइंड ऑफ रिंग शेप्ड आइलैंड। और इसके बीच में क्या रहेगा, इसके बीच में रहेगा लगून। लगून यानी सॉल्ट वाटर का लेक रहेगा, सॉल्ट वाटर का लेक। करेक्ट। सो it is a such kind of structure which is ring shaped island and in between there is a lagoon। इस तरह का जो रचना होता है उसे हम कहते हैं अटोल। तो लक्षद्वीप में क्या है, ऐसे अलग अलग तरह के अटोल है, 36 आइलैंड्स है। एंड आउट ऑफ दीज 36 आइलैंड, जैसे आपको दिख रहा है वैसे भी जो है ये आइलैंड है। ओके, तो इन 36 में से 10 आइलैंड पे ही लोग रहते हैं, बाकी आइलैंड दे आर अनइनहेबिटेड, यानी वहां पे वस्ती नहीं है, वहां पे लोग नहीं रहते हैं। लोग रहने वाले जो है सिर्फ 10 ही आइलैंड इस लक्षद्वीप में। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक जानकारी जब पता होगी तभी जाके अब जो नियम बनाए गए हैं लक्षद्वीप से संबंधित, अलग अलग तरह के कानून बनाए गए, और उसमें एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार वहां पे लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की एक संस्था बनाई जाएगी। और ये लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करेगी, इस लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से अलग अलग नियम वहां पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे, और उन नियमों के माध्यम से लक्षद्वीप को, भारत सरकार की इच्छा है, और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो वहां पे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बोल के भेजे गए हैं, भारत सरकार की इच्छा है कि लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसको हमें डेवलप करना है। और उसको अगर डेवलप करना है तो डेवलप करने का जरिया क्या होगा, वहां पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जब आएंगे,
तभी जाके वो डेवलप होगा। इसका मतलब हमें लक्षद्वीप को टूरिज्म हॉटस्पॉट बोल के वहां पे डेवलप करना है। एंड बाय द वे, अगर हम इसका लोकेशन देखेंगे तो लक्षद्वीप के साउथ में एक कंट्री है जिसका नाम है मालदीव्स, करेक्ट। तो जिस तरीके से मालदीव्स नाम का कंट्री पूरे विश्व में टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया, और मालदीव्स की पूरी अर्थव्यवस्था, विश्व से अलग अलग तरह के टूरिस्ट वहां पे आते हैं, इसकी वजह से मालदीव्स की अर्थव्यवस्था या मालदीव्स का विकास हुआ है। अगर मालदीव्स वहां पे होते हुए विकसित हो सकता है तो हमारा लक्षद्वीप क्यों नहीं विकसित हो सकता है। इसको ध्यान में लेते हुए अलग अलग तरह के बदलाव भारत सरकार इस लक्षद्वीप के संबंध में करना चाहता है, और उसी संबंध में उसने अलग अलग तरह के कानून बनाए हैं, अलग अलग तरह के नियम बनाए। अब इन्हीं नियमों की वजह से ये जो है कंट्रोवर्सी, ये वाद विवाद वहां पे निर्माण हुआ है। तो क्या महत्वपूर्ण नियम बनाए। इस नियम के अनुसार एक जो नियम बनाया, वहां पे कहा कि अब से आगे लक्षद्वीप में देयर वुड बी काउ स्लॉटर एंड बीफ बैन, गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध होगा। बीफ जो है वहां पे पोर्क यानी जो जो जानवरों का मांस है, वो जानवरों का मांस बेचने में, खाने में वहां पे बंदी होगी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने पहले जैसा आपको बताया, अब तक लक्षद्वीप का अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल हम ध्यान में लेंगे, यानी वहां की जनसंख्या हम ध्यान में लेंगे, तो जो है उस जनसंख्या में 90% से भी ज्यादा कौन है, मुस्लिम्स है। मुस्लिम्स का मेजोरिटी, अगर डाइटरी पैटर्न हम देखेंगे तो वो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन ओनली नॉन वेजिटेरियन, बीफ, पोर्क, ये बड़े पैमाने पे जो है मुस्लिम्स के डाइट में वहां पे होता है। अब सडनली अगर आप इस तरह का नियम बनाओगे और वहां पे आप बोलोगे कि आज से जो है लक्षद्वीप में कोई वहां पे जो है गो हत्या वहां पे नहीं होगी, कोई वहां के जो है गाय का, भैंस का या बाकी जो कुछ जानवरों का मांस होता है, पोर्क होता है, बीफ होता है, वो हम अलाउ नहीं करेंगे, तो जो है एक तरीके से सरकार की पॉलिसी बोल के आप वहां पे करोगे, लेकिन वहां की जनसंख्या को ध्यान में लिया तो उनके कल्चर के खिलाफ, उनके धर्म के खिलाफ, उनके संस्कृति के खिलाफ, उनके डाइटरी पैटर्न के खिलाफ ये सारी चीज है। इसकी वजह से वहां का लोकल पॉपुलेशन इस नियम के खिलाफ जो है विरोध कर रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे कहा गया है कि अब हम क्या करेंगे, लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए वहां पे हम 2 चाइल्ड पॉलिसी, वहां पे जो है हम दो हमारे दो, ये नियम वहां पे लगाएंगे। और जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको हम वहां के जो पंचायत इलेक्शन होते हैं, वहां की सपोज मान लो ग्राम पंचायत होगी, वहां का जिला परिषद होगा, जो पंचायत है, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन हम जिसे कहते हैं, वहां पे अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपके 2 से ज्यादा बच्चा हो अगर रहेंगे तो आपको वो अलाउ नहीं किया जाएगा, सो दैट जनसंख्या वहां पे नियंत्रित वहां पे रहे। सो 2 चाइल्ड पॉलिसी, इसको भी जो है वहां की जनता द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, सर्विंग लीकर टू द टूरिस्ट। अब जैसे मैंने कहा, मुख्यतः भारत सरकार का या मान लो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का उद्देश्य क्या है, इसको मालदीव जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर आपको बनाना है, सी है वहां पे, आइलैंड है, तो ऑफ कोर्स लोग टूरिज्म के लिए वहां पे आएंगे, तो बहुत सारे वहां पे जो है दारू पीने के लिए आएंगे, वहां पे जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वहां पे लगेंगे। तो अब तक लक्षद्वीप में क्या था, अब तक लक्षद्वीप ये ऐसा यूनियन टेरिटरी था जहां पे दारू बंदी थी, जहां पे लीकर बैन था। सिर्फ वहां पे एक ही ऐसे, यानी कुछ ही जगह पर जो है लीकर वॉज अलाउड, स्पेशली जैसे मैंने कहा कि जो इनहेबिटेड आइलैंड है, यानी जहां पे लोग रहते हैं वहां पे दारू अलाउड नहीं थी। सिर्फ जो है अनइनहेबिटेड बंगाराम नाम का जो आइलैंड है वहां पे ही सिर्फ दारू अलाउड थी। बट अब भारत सरकार ने या मान लो लक्षद्वीप के रेगुलेशंस ने अभी क्या डिसाइड किया है कि सर्विंग लीकर टू द टूरिस्ट, अब जो है हम सब तरफ लक्षद्वीप में इफ रिक्वायर्ड तो अलग अलग जो होटल्स है, अलग अलग जो रिसोर्ट्स है, वहां पे हम दारू अलाउ करेंगे सब तरफ। यानी जो जहां पे मानवी बस्ती है या जहां पे लोग रहते हैं वहां पे भी वहां के रिसोर्ट्स में हम दारू अलाउ करेंगे। तो अगेन, अब तक लक्षद्वीप जो था वो वहां पे दारू के ऊपर बंदी थी, अब आप वहां पे दारू अलाउ कर रहे हो, क्यों, सो दैट टूरिस्ट गेट अट्रैक्टेड, या वहां पे जो है टूरिस्ट हब वहां पे बन जाए। लोगों का उसको भी विरोध है। तीसरी चीज, लैंड एक्विजिशन पावर्स। अगर आपको उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है तो वहां पे वहां के प्रशासन को अधिकार दिया गया कि वहां की अलग अलग जमीन के ऊपर कब्जा लिया जा सकता है और उसको
टर्न यानी उसको जो है डेवलप किया जा सकता है सो दैट अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स वहां पे बनाए जाए। अगेन लोगों को चर्चा या लोगों के साथ चर्चा न करते हुए, लोगों को विश्वास में ना लेते हुए इस तरह के लैंड एक्विजिशन पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन को दिए गए, इसके लिए भी उसका विरोध होता है। एंड वन मोर थिंग, एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, गुंडा एक्टिविटीज जो है उसको कर्ब करने के लिए स्ट्रिक्ट इस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए। अब इन जनरल जो है इसको कोई विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां के लोगों का ऐसा कहना है कि अगर आप पूरे भारत की बात करते हो तो लक्षद्वीप का क्राइम रेट जो है वो बहुत कम है, गुनहगारी वैसे भी वहां पे कम है। तो ऑलरेडी अगर कम है तो इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स या इस तरह के स्ट्रिक्ट गुंडाइज्म के खिलाफ रूल्स रेगुलेशंस बना के आप क्या हासिल करना चाहते हो? ऑन द कॉन्ट्ररी, ऐसा हो सकता है कि इन स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस के माध्यम से वहां का प्रशासन उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उनको जो है ऐसे झूठे केस में उनको फिट करके या झूठे केस उनके ऊपर दाखिल करके उनको जो है टॉर्चर करने की पॉसिबिलिटी भी डिनाई हम नहीं कर सकते। सो ओवरऑल बेसिक इसके पीछे एक तरफ भारत सरकार का कहना है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम जो है इसको टूरिस्ट हब बनाने के लिए पूरी तरीके से हम इसको टूरिस्ट हब बनाने के लिए टूरिस्ट हब बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नरत है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का विरोध उनके साइड से वहां पे आ रहा है। ओके, सो आई होप एट दिस स्टेज you don't have any doubt. So we will stop here, and in next lecture we are going to discuss about the remaining issues. Okay, that's all from my side. Thank you.